पंडित हरिप्रसाद चौरसिया या फिर पंडित अजय प्रसन्ना बनने के लिए क्या अलग गुर खासियत चाहिए होती है? अब तक जब तक आप डूबेंगे नहीं तब तक आप संगीत सीख ही नहीं सकते। क्या है बनारस घराने की खासियत, अगर उसको मैं परिभाषित करने के लिए कहूँ तो? देखिए, बनारस घराना में जहाँ पे रस हो और रस बना के उसको प्रेजेंट किया तो बनारस है वो। मतलब आपके पूर्वज जो थे वो शहनाई बजाते थे? और राजा महाराजाओं के यहाँ वो बजाते थे। उसमें फिर ये हुआ कि पिताजी भी शहनाई बजाते थे शुरू में। तो एफर्ट किस में ज़्यादा लगता है, मतलब अगर हम लंग्स के एफर्ट की बात करें तो? शहनाई में। अच्छा। शहनाई में ज़्यादा जोर लगता है क्योंकि उसमें ज़्यादा प्रेशर चाहिए होता है। आज की युवा पीढ़ी और जब आप सीखा करते थे, मतलब कितना फ़र्क आया है? कितना नहीं, बहुत फ़र्क आया है। अब नया साल है तो कुछ हैप्पी सा। हाँ हाँ। नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट बिट्स एंड पीसेस में, जहां हम जिंदगी की उन कहानियों से रूबरू होते हैं जो समय की सीमाओं से परे हैं। आज एक ऐसी शख्सियत जहां सुर साधना बन जाए और जहां बांसुरी बोले बनारस की आत्मा। भारतीय शास्त्रीय संगीत की बांसुरी परंपरा के एक चमकते हुए नक्षत्र, बनारस घराने के प्रतिष्ठित बांसुरी वादक पंडित अजय प्रसन्ना जी आज हमारे साथ हैं। गुरु शिष्य परंपरा में अपने पिता एवं गुरु पंडित भोलानाथ प्रसन्ना जी से प्राप्त कठोर साधना और उनकी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए और शास्त्रीय संगीत को वैश्विक मंच तक पहुंचाने वाले पंडित अजय प्रसन्ना जी कई बार ग्रैमी नामांकित भी हो चुके हैं। आने वाली पीढ़ियों को संगीत का संस्कार देने वाले पंडित अजय प्रसन्ना जी से आज हम जानेंगे उनकी संगीत यात्रा, साधना, नवाचार और बांसुरी की आत्मा के रहस्य। तो आपका स्वागत करना चाहूंगी अजय जी हमारे। प्रणाम। नमस्कार। नमस्कार। प्रणाम। बहुत अच्छा लग रहा है, एक बार फिर आपके सामने हूँ जी। और इस बार कुछ नया सुनने को मिलेगा। 100% बहुत कुछ हो चुका है इस दौरान तो। काफी कुछ जी है। नया क्या है, चलिए इसी से शुरुआत करते हैं। नया यही है कि अभी एक मेरा और एल्बम ग्रैमी के लिए नॉमिनेट हुआ है। वाह। जिसका नाम कुंभ है। कुंभ? हाँ। तो ये कुंभ मेले से प्रेरित है? उसमें ही सारा किया हुआ है और बहुत ग्रैमी अवार्डी उसके अंदर उसमें मतलब परफॉर्म किए हुए हैं, मतलब प्ले किए हैं। और अभी जिसमें अनुष्का का भी नाम है और मतलब काफ़ी सारे लोग उस लिस्ट में, हमारा नाम पहले है। ओके। अब देखिए, होपफुली शायद मिल जाए ग्रैमी। तो कुंभ में क्या नया है, मतलब रागों की दृष्टि से अगर मैं पूछूं तो? एक्चुअली कुंभ को हमने दिखाया है कि जो ट्रेडिशन है हमारा, उसको हमने इंडियन क्लासिकल के साथ वेस्टर्न को लेके और कुछ जो वेस्टर्न प्लेयर्स हैं उनको हमने मिला के कुछ क्रिएट किया हुआ है। ओके। तो वो कुछ नया है और हमने कुंभ में जाके शूट भी किया उसको पूरा। कुंभ में फुल इस बार तो कैसा था आपको पता ही है। तो वहाँ पे हमने शूट किया और बहुत अच्छा, तो इसलिए नंबर 1 पे वो अभी है। चलिए तो कुछ सुने पहले कुंभ से। जरूर, क्यों नहीं सुनते हैं। हमारा फोक को मिला के हमने कुछ क्रिएट किया हुआ है। तो जैसे इसमें आपने फोक को शामिल करने की कोशिश की है, वैसे ही जब एल्बम्स आपके ग्रैमी के लिए नामांकित होते हैं या आप वैश्विक मंचों पर जब प्रस्तुति करते हैं, तो जब एक संतुलन बनाकर रखना होता है कि जो हमारी परंपरा है, बनारस घराने की परंपरा है, या जो हमारा शास्त्रीय संगीत है, उसकी आत्मा भी नष्ट ना हो
Correct. और उसमें कुछ नवाचार भी हो, तो क्या करते हैं, कैसे करते हैं? देखिए, हम अपने आप को चेंज नहीं करते। अगर हमें चेंज करना है तो हम बैकग्राउंड चेंज करते हैं। जैसे कि बैकग्राउंड में मतलब कि हमने तबले की जगह ड्रम्स ले लिया, ओह, है ना, तानपुरे की जगह हमने कीबोर्ड से पैड्स ले लिए। तो वो हम बैकग्राउंड चेंज कर रहे हैं, हम अपने आप को चेंज नहीं कर रहे हैं। हम वेस्टर्न नहीं बजा रहे हैं, हम अपना शास्त्रीय संगीत ही बजा रहे हैं और क्लासिकल म्यूज़िक को हम अलग तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। तो वो फिर हमारा अलग रूप दिखता है क्लासिकल, लेकिन रूप अलग दिख रहा है। बनारस सीधे कनाडा, लंदन। लेकिन फिर कई लोग तो मानते हैं कि जो एक फ्यूजन या एक्सपेरिमेंट्स, नए एक्सपेरिमेंट्स होने चाहिए जी। क्योंकि सदी बाई सदी जैसे हम बदलते हैं, हमारा स्वरूप बदलता है, दुनिया बदल रही है, वैसे ही संगीत में भी कुछ बदलाव जो है स्वाभाविक है जी। लेकिन कई लोग इस फ्यूजन को सही नहीं मानते। देखिए, फ्यूजन को सही और गलत के मैं विषय में नहीं बोलूँगा। फ्यूजन मीन्स हमारा जो क्लासिकल म्यूज़िक है वो चल रहा है, फ्यूजन हम कुछ और ऐड कर रहे हैं, ना कि हम अपने प्लेइंग को चेंज कर रहे हैं। ओके। हम अपने प्लेइंग को नहीं चेंज कर रहे हैं। हाँ, जैसे डीप क्लासिकल है कि हम 2-3 घंटे का हम एक कॉन्सर्ट कर रहे हैं, वो अभी कम होगा। जैसे कि आप टेस्ट मैच देखो, 50-50 हुआ, फिर 20-20 हो गया। तो वैसे हमने भी अपने आप को थोड़ा शॉर्ट कर दिया ताकि ऑडियंस को अच्छा लगे, छोटी सी देर में, थोड़ी सी देर में पूरा अच्छा लगे। तो चलिए हम फिर शुरू से शुरू करते हैं। जी प्लीज़। और जैसा कि आपने शिक्षा अपने पिताजी से, जी, वही आपके गुरु भी रहे जी। किस तरह की शिक्षा थी? वो दौर क्या था जब पिता ही गुरु बने? देखिए, ये तो बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है मेरे लिए कि मेरे पिता ही मेरे गुरु बने और मुझे कहीं दर दर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्योंकि ये तो एक पिता होने के साथ साथ इतने महान गुरु जिनकी वजह से हिंदुस्तान में या पूरे वर्ल्ड में बांसुरी बज रही है। क्योंकि पहले हमारे पंडित पन्नालाल घोष जी ने बांसुरी शुरुआत करी, उसके बाद मेरे पिताजी पंडित भोलानाथ जी ने उस बांसुरी को अलग अलग शिष्यों को सिखा के, जिसमें से पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी हैं जो अग्रणी हैं, जो पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड फेमस है, हर कोई जानता है। तो इसका मतलब बांसुरी बजी तो पंडित भोलानाथ प्रसन्ना जी की बजी। तो वहाँ पे मैं पैदा हो रहा हूँ तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है और वो गुरु मिलना। लेकिन मैं इतना कहता हूँ कि पिता और गुरु 2 रूप हैं। पिता के टाइम पिता, गुरु के टाइम गुरु। वहाँ पे पिता नहीं होंगे, वहाँ ममता नहीं होगी। गुरु एकदम कड़क गुरु कि भाई गलत है तो गलत है, ऐसे रियाज करना है और यही रियाज करना है। जैसे रियाज नहीं कर रहा हूँ, टाइम नहीं, मतलब कि बचपन में क्या होता है कि दाएं बाएं देखना होता है, तो उसमें नहीं, उस टाइम पूरे गुरु होते हैं वो। तो संगीत जब एक एक्सरसाइज दे दी भाई, वो आपको बजाना है, इतने टाइम में बजाना है। और फिर उसके बाद एक और भी शिक्षा होती थी, भाई ये तो मैंने बता दिया, सपोज एक पोर्शन, उसमें से तुम क्या उसको इम्प्रूव कर रहे हो, तुम उसको क्या नया निकाल रहे हो, तुम उसके अंदर से कुछ और नया निकाल पा रहे हो क्या, वो भी मुझे सुनाना है। अरे मुझे समझ में नहीं आता है अजय जी, इसलिए मैं ये पूछ रही हूँ कि जब जैसे कोई राग है जी, हाँ, अब वो राग से कुछ नया निकालना, राग तो राग है। नहीं, देखिए राग, अब देखिए हम सब मैं बताता हूँ। अब राग अहिर भैरव है, अब आपने सुना होगा अलबेला सजन, अलबेला सजन आयो रे। अब इसको कैसे हम अलग तरीके से प्रेजेंट, ये हो गया वो जो हमारा एक ओरिजिनल है। वो हमारा इम्प्रोवाइजेशन है। तो वही लोग क्या है कि एक रट्टा मारते हैं, उसके आगे नहीं चलते। इम्प्रोवाइजेशन हमारा माइंड है, आप कितना उसको इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, तो वो है संगीत।
क्योंकि समुद्र की है संगीत। लेकिन जैसे जब एक ही गुरु से शिक्षा ली, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी ने भी ली, आपने भी ली, और तमाम और शिष्य भी होंगे जी, बहुत है। तो फिर पंडित हरिप्रसाद चौरसिया या फिर पंडित अजय प्रसन्ना बनने के लिए क्या अलग गुर खासियत चाहिए होती है? देखिए, मैं तो एक ही चीज़ कहता हूँ कि आपको उसके अंदर डूबना पड़ेगा। जब तक आप डूबेंगे नहीं तब तक आप संगीत सीख ही नहीं सकते। आपको लगता है कि संगीत यूं आ जाएगा। अभी आज की डेट में मैक्सिमम लोग, इवन मेरे स्टूडेंट्स भी, ये सीखते हैं कि मैं थोड़ा सा सीख जाऊं और पैसा कमाने लगूं। मैं कहता हूं पैसा मत कमाओ, नाम कमाओ, तो अपने आप पैसा आएगा। एक्चुअली मुझे लगता है कि समय भी कुछ इस तरह से तब्दील हुआ है कि एक लिविंग के लिए, लाइफस्टाइल के लिए या ज़िंदगी को जीने के लिए बेसिक ज़रूरतों के लिए पैसा तो चाहिए ही। नहीं, तो लोग उन ज़रूरतों को पूरा करने में जुट जाते हैं। वो ज़रूरतें हैं, लेकिन इतनी बड़ी ज़रूरतें क्यों बनाते हैं आप उसको? आप छोटे में भी जी सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम 5 स्टार में जाके किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाके ही खाना खाएं। खाना वही है, दाल रोटी सपोज़, तो हम कहीं और जाके भी खा सकते हैं, वो पैसा सेव कर सकते हैं। इतना रिक्वायरमेंट नहीं हो कि ज़्यादा पैसे की तो ज़्यादा हम रियाज़ कम करें और शो प्रोग्राम ज़्यादा करें, तो ये नहीं चलेगा। मैं एक चीज़ कहता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि आप जितना रियाज़ करेंगे, सबको इतना रियाज़ कर रहे हैं आप, तो आप इतना बजाएंगे, इतना रियाज़ करेंगे तो आप इतना बजाएंगे, तो जितना आप बजाएंगे उतनी आपकी पेमेंट होगी, उतना पैसा कमाएंगे। अगर आप अच्छा बजाएंगे तो अच्छी पेमेंट मिलेगी, तो अच्छा बजाने की कोशिश तो करो। मुझे याद है मैं जब आपके पास आई थी एक दफ़ा, तो वहाँ मैं कुछ शिष्यों से ऐसे मिली थी जो अपनी नौकरी छोड़कर, जी, मतलब अच्छी कॉरपोरेट की नौकरी छोड़कर आपके शिष्य बने हुए थे। जी हाँ, सो इतनी शिद्दत, मतलब इतनी चाहत होना ज़रूरी है। 100%। अब वो नहीं होगा तो सीख ही नहीं पाएंगे। वो इन्होंने अब अगर उन बच्चों ने अगर अपनी नौकरी छोड़ी और फिर फ्लूट पे ही जा रहे हैं, बांसुरी पर ही जा रहे हैं, तो वो 100% एक ना एक दिन सक्सेसफुल होंगे, ये गारंटी के साथ है। जैसे मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी, मैं आकाशवाणी में जॉब करता था, मैंने नौकरी छोड़ दी क्योंकि मेरा प्रोग्राम लगे होते थे तो फिर मुश्किल होता था आकाशवाणी, तो नौकरी, संगीत के लिए नौकरी छोड़ना, वो छोड़ दिया। तो यही डिवोशन है। अच्छा, आपकी उम्र 6 साल की थी जब आपने मतलब संगीत की तरफ आपका रुझान दिखा? नहीं, पहला प्रोग्राम मैंने किया 6 साल की उम्र में पहला प्रोग्राम कर दिया? यस, 3 साल की उम्र में मैंने बांसुरी पकड़ ली थी। हाँ, वो मुझे कहानी याद है कि आप, चूँकि घर में माहौल भी था और सुनते भी थे, लेकिन 6 साल में पहला प्रोग्राम मंच पर प्रस्तुति देने वाले, फिर बनारस घराना, ये जो एक आप उसके वाहक माने जा सकते हैं। क्या है बनारस घराने की खासियत, अगर उसको मैं परिभाषित करने के लिए कहूँ? देखिए, बनारस घराना में जहाँ पे रस हो और रस बना के उसको प्रेजेंट किया तो बनारस है वो। तो वो जो रस के साथ जो संगीत होता है ना, वो बनारस है। उसके अंदर मिठास ही मिठास है। आप बनारस चले जाइए, आप देखिए वहाँ पे बोलचाल भी मीठी है, इतने प्यार से मीठा खाना है, जितनी ज़्यादा मिठाई है, रस मलाई और वो मलाई और सब कुछ वहाँ पे खाने को मिलता है एवरी टाइम। तो वही है, संगीत में भी वैसे ही है, मीठा। अब जैसे कि हमारा अब इसको हम ऐसे भी ऐसे भी जा सकते हैं। उसको और घुला के, जैसे बनारस में पान घुलाते हैं ना, वैसा संगीत को और घुला के करते हैं। तो जैसे हम जब संगीत तो संगीत है और बांसुरी वादन है, लेकिन जब हम घराने बदलते हैं, जब हमको एक घराने से दूसरे घराने में क्या फ़र्क है, तो जैसे मान लिया महर घराना, तो क्या फ़र्क क्या आता है, कहाँ पर? अब देखिए, मेरा जो निष्कर्ष निकलता है, घराना कोई भी हो, है तो संगीत। और मैं तो ये कहता हूँ कि एक घराने का होना भी नहीं चाहिए।
अगर एक फूल हमने वहाँ से ले लिया, एक फूल वहाँ से ले लिया, तो एक अच्छा बुके बनेगा। तो बुके ज़्यादा अच्छा लगता है या सिंगल फूल अच्छा लगता है? अब आप सोच के देखिए। तो वो बुके अगर हम प्रेजेंट करते हैं ऑडियंस को तो बहुत ही अच्छा होगा। तो घराना, अब तो एक टाइम होता था कि लोग अपने ही घर में लोगों को सिखाते थे, तो वो घराना होता था। अब तो हर आदमी यूट्यूब पे, हर चैनल पे आप सुन सकते हैं, हर किसी को सुन सकते हैं। तो अगर हम सुनते हैं सपोज पटियाला घराना, मैहर घराना, बनारस घराना, तो हर दिमाग में तो रहेगा ही रहेगा ना, वो डिलीट तो होगा नहीं। तो वो कहीं ना कहीं तो जाके बजेगा। तो वो सारा कुछ मिल के बजेगा तो वो एक अलग ही रंग दिखाई देगा। तो अगर मैं सही कह रही हूँ, मुझे अगर सही पता है तो मतलब आपके पूर्वज जो थे वो शहनाई बजाते थे? जी। फिर ये बांसुरी की तरफ रुझान कैसे हुआ, कैसे ये बदला सब कुछ? देखिए, हमारे ख़ानदान में शुरू से शहनाई चली आई और राजा महाराजाओं के यहाँ वो बजाते थे। उसमें फिर ये हुआ कि पिताजी भी शहनाई बजाते थे शुरू में, उन्होंने शहनाई सीखी और फिर मेरे पिताजी ये वाली बांसुरी लेकर आए। उन्होंने कहीं देखा, पंडित पन्नालाल घोष जी को उन्होंने बजाते हुए देखा। 12-13 साल की उम्र रही होगी, 12 साल की नहीं, आई थिंक 10 साल की उम्र थी उनकी। उन्होंने उनको सुना। उनको सुनने के बाद उन्होंने उनके पास गए कि गुरुजी मैं बांसुरी देख सकता हूँ? तो उन्होंने कहा नहीं, उसके लिए आपको शिष्य बनना पड़ेगा। तो उन्होंने बजाते हुए तो देखा ही था। घर आके उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया कि बांस लेके आए। बनारस में बांस इजीली मिल जाता था, तो उसमें छेद करना, ये करना, वो फिर उन्होंने खुद से माँ 11-12 साल का बच्चा? हाँ, उन्होंने फिर माँ की अंगीठी में, अपनी माँ के मेरी दादी की अंगीठी में, तो वो खुद ही तो लोहे का रॉड डाल के गर्म करके उसमें होल करना। 1-2 चीज़ें ख़राब हुई, फिर उसके बाद बांसुरी बन गई। तो फिर उन्होंने शहनाई बजाते थे, तो बांसुरी बजाना उनको इतना मुश्किल नहीं हुआ, तो उन्होंने बांसुरी बजानी शुरू करी और 2-3 साल में परफेक्ट हो गए बांसुरी में। तो 13-14 साल की उम्र में उन्होंने एक प्रोग्राम दिया बनारस में। तो वहाँ पे आकाशवाणी इलाहाबाद से वहाँ के डायरेक्टर आए थे। तो पहले नौकरी ऐसी लग जाती, तो उन्होंने कहा कि भाई तुम नौकरी करोगे। तो 14 साल की उम्र में उन्होंने नौकरी शुरू करी इलाहाबाद में, क्योंकि बनारस में आकाशवाणी नहीं होता था उस टाइम, आकाशवाणी ओनली इलाहाबाद में होता था। तो 14 साल की उम्र में वो वहाँ चल गए। तो ऐसे आई हमारे घर में बांसुरी। लेकिन इतनी शिद्दत, इतनी चाहत, इतनी ललक होनी चाहिए ना कि मैं खुद में बांसुरी बना लूं और खुद सेल्फ टॉट, मतलब खुद से। हमारे यहाँ जब मैं खुद देखता था, जब मैं पैदा हुआ, तो उसके पहले भी वो चाय की दुकान पे सपोज वहाँ चले गए अपने लोहे की रॉड्स को लेके, और वहीं चाय की दुकान में सब जहाँ गुरुजी बोलते थे, तो वहीं पे रख। अब जैसे कि उस टाइम तो फ़ोन और मोबाइल होता नहीं था, तो भाई हरी आ रहा है, हरी मतलब पंडित हरि प्रसाद चौरसिया जी। तो वो मिलने आते थे, वो कहीं भी होते तो मिलने ज़रूर आते थे गुरुजी से। तो वो साथ में उनको चाय की दुकान पे ले गए और बांसुरी बना के दी, बेटा ये बजाना। उसी समय बना दिया? उसी समय बना दिया, विदाउट इवन मतलब एक्सपेरिमेंटिंग कि ठीक चल रहा है नहीं बज रहा है। अरे वो तो ऐसे परफेक्ट थे कि मतलब कि क्या कहूँ मैं। तो ये सारी बांसुरी जो सब उनकी बनाई हुई है। और ऐसी फिंगरिंग मैं बताता हूँ आपको, हम मुट्ठी बंद करते हैं और मुट्ठी खोलते हैं, तो कैसे खुल रही है? ऐसे खुल रही है। नॉर्मल तरीका यही है। तो उन्होंने इसी चीज़ को फॉलो किया कि फिंगर होनी चाहिए ऐसे, ओके, ना कि ये इतने पास में जब फर्स्ट सेकंड फिंगर यहाँ हो जाए, थर्ड यहाँ हो जाए। तो उससे क्या है, आप देखिए ऐसे नहीं होती फिंगर। ये हमारे, आप इसमें होल में देखिए। तो वो इजीली उन्होंने, और फिर बना कर देते थे वो किसी को भी शागिर्द फ्री में। तो आप तो बहुत मिस करते होंगे कि अब बांसुरी? बहुत ज़्यादा। तो आपने सीखी बांसुरी कैसे मैं बनाते बनाता हूँ जी, थोड़ा बहुत कभी-कभी। वैसे तो हमारे आजकल स्टूडेंट सब बहुत अच्छा बना रहे हैं। अच्छा, हाँ। तो ये खुद बनाते हैं जो मतलब उनको मैं अपना स्टाइल बताता हूँ कि कैसे बनाना है। हमारे मतलब हिंदुस्तान में बहुत सारे फ्लूट मेकर हैं और सब अच्छी बना रहे हैं, लेकिन हमारा अपना स्टाइल अलग है जो इजी बनता है। ज़्यादा फिंगर में ज़्यादा खिंचाव नहीं करना पड़ता, इजीली बजना है। बड़ी से बड़ी बांसुरी इजी बज जाती है। तो इन सब में फ़र्क क्या है? जैसे आपने ये वाली काफ़ी मोटी है, कुछ छोटी है, कोई मिड साइज की है। ये सब स्केल पे डिपेंड करता है और टोन पे डिपेंड करता है।
अब जैसे Okay. कि अब ये है क्लासिकल फ्लूट, मैं इसमें क्लासिकल हो जाता हूँ, हम्म, और वो थोड़ा सा हम फोक बजाना है तो उसमें बजाते हैं हम, okay. साउंड चेंज हो जाती है उसमें, ऑल राइट, हाई पिच हो जाती है। सुन लो। जरूर, क्यों नहीं। हाउ ब्यूटीफुल। हाँ हाँ हाँ। तो इन सब के नाम भी होते हैं? नहीं, नाम नहीं होते हैं बांसुरी, इसको सुर का नाम होते हैं, अलग अलग सुर के जैसे होते हैं। कुछ लोग कहते हैं, मैंने कभी सुना था कि शंख बांसुरी या कुछ अलग देखिए, नाम। शंख बांसुरी के लिए भी लोग कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि मैं लेके आया, और लोग, मैं आपके पॉडकास्ट के ज़रिए लोगों तक ये बात कहना चाहता हूँ कि जो एक फिल्म आई थी, शायद आपने देखा होगा, दृश्यम फिल्म, एक अजय देवगन वाली। तो गलत चीज़ को उन्होंने सही करा, बार बार कह कह के बार उसको- बार कह के उसको हमने सही कर दिया, भाई यही डेट है, यही चीज़ सत्य है। तो लोग इस चीज़ में, लोग बार बार गलत चीज़ का प्रचार करके उसको सच बोल करें। आप, थैंक यू है आपका कि आपने मुझे बुलाया, और मैं इस चीज़ को मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि सत्य ये है, लोग कहते हैं कि गलत बात को बार बार बोल के हम सत्य कर देते हैं कि शंख बांसुरी हम लेके आए। शंख बांसुरी उस ज़माने में थी। मेरे पिताजी की एक फ़ोटो है जो प्रोग्राम करते हुए, जिसमें पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी भी पीछे बैठ के बजा रहे हैं, उनके जैसे शिष्य बजाते होते हैं गुरु के पीछे। तो उसमें उस ज़माने में वो इतनी बड़ी बांसुरी बजा रहे हैं, शंख बांसुरी। तो लोग कैसे कह सकते हैं कि मैं अभी लेके आया हूँ? तब वो पैदा भी, वो जो कहते होते हैं कलाकार, वो पैदा भी नहीं हुए होंगे, क्योंकि हरिप्रसाद चौरसिया जी का भी उस टाइम नाम नहीं था। जब वो पीछे पिताजी के बैठ के बजा रहे हैं, तो फिर इसका मतलब नाम नहीं था पंडित जी का। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी के साथ आपका मिलना जुलना तो स्वाभाविक रहा जी, होगा। जी। बिल्कुल, मतलब किस व्यक्तित्व के हैं? मैं तो मिली हूँ और मुझे बहुत ही मतलब अच्छे लगते हैं वो। लेकिन सच बताऊं तो मैं एक दो लोगों को मानता हूँ। मेरे पिता तो बांसुरी के भगवान है ही हैं, मैं उनको भी भगवान मानता हूँ। वो आपके गुरु भाई हैं? गुरु भाई हैं, और मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और हर बांसुरी वाला करता है, हर संगीत प्रेमी करता है उनको, और बहुत ही मतलब केयरिंग भी हैं बहुत। मुझे याद है, मैं एक बार उनसे बॉम्बे में गया, तो उनसे मिलने गया, तो मैंने कहा कि, तो उन्होंने कहा कि शाम को तुम खाना इकट्ठे खाएंगे। अच्छा, मेरा कुछ काम था, मैं काम करके थोड़ा सा लेट हो गया, वो अपने गार्डन में वॉक कर रहे थे मेरा वेट करते करते। मैंने कहा इतना बड़ा कलाकार और मेरा वेट कर रहे हैं, मैं मतलब कि कहाँ पे हो, नहीं पहुँचे अभी, कहाँ हो, फंस तो नहीं गए, मतलब इतना ध्यान। मतलब मेरे पिताजी के लिए, मेरी माँ के लिए, गुरु माँ आपको कुछ चाहिए तो मुझे बताइएगा, फ़ोन कर करके बोलना। तो ये सब कौन करता है? ये गुरु अगर वो मान रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि शिष्य को ये भूलना भी नहीं चाहिए कि गुरु का महत्व क्या है। लोग आज की डेट में गुरु का नाम नहीं लेते, कहते ठीक है, अब तो नाम हो गया, अब क्या लेना गुरु का नाम। लेकिन इस मामले में पंडित जी का मैं कहता हूँ कि वो जब तक मेरी माँ और पिताजी जिंदा थे, वो हम मिलने आते थे हमेशा, और फिर जब फ़ोन का ज़माना आया तो वो फ़ोन, मेरे पिताजी चले गए तो उसके बाद मेरी माँ को वो फ़ोन करके मतलब हालचाल ज़रूर लेते थे। तो ये है फ़र्ज़ जो आज की डेट में लोग भूल गए हैं, कि सोचते हैं कि बस नाम हो गया, अब तो काम हो गया, अब तो कमाने लगा, अब गुरु की क्या ज़रूरत है। और फिर कभी कभी लोग बोलते हैं कि वो अनाउंसर ने नाम काट दिया। अनाउंसर ने वो नाम क्यों काटा जिसने तुमको बांसुरी पकड़नी सिखाई? बाकियों का नाम नहीं काटा, उनका नाम कैसे कट गया? इसका मतलब आपने नहीं लिया ना। तो वो भूलना नहीं चाहिए, वो कहीं ना कहीं फिर आगे जाके तकलीफ देती है। तो जैसे जब आपके परिवार में शहनाई वादन था पहले से, तो मतलब शहनाई पीछे कैसे छोड़ दिया? क्यों छोड़ा? छोड़ा नहीं, और भी हमारे घर के लोग बजा ही रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बजा रहे हैं। तो वो ये
आपकी चॉइस रही कि आपने बांसुरी हाँ, को। पिताजी ने उस ट्रेंड को चेंज किया, वो दोनों चीज़ बजाते थे और उन्होंने ट्रेंड चेंज किया तो बांसुरी ही उनका मेन हो गया। तो फर्क क्या होता है, मतलब अगर विंड इंस्ट्रूमेंट्स हम देखें तो बांसुरी डिफिकल्ट ज़्यादा है या फिर शहनाई या सैक्सोफोन, बहुत सारे ऐसे wind देखिए, instruments। हर इंस्ट्रूमेंट डिफ़िकल्ट है और हर इंस्ट्रूमेंट इजी है अगर आपके अंदर है उसको सीखने की ललक। और शहनाई थोड़ा सा मुश्किल है, मैंने भी शहनाई बजाई बहुत, अच्छा। लेकिन फिर मैंने छोड़ दी तो किसी कारण से। तो फिर बांसुरी, मैंने कहा एक साधो सब सधेगा, इसलिए मैंने सिर्फ बांसुरी पकड़ी और उसी में रियाज में अभी भी लगा हुआ हूँ। तो एफर्ट किस में ज़्यादा लगता है, मतलब अगर हम लंग्स के एफर्ट की बात करें तो? शहनाई में। अच्छा। शहनाई में ज़्यादा जोर लगता है क्योंकि उसमें ज़्यादा प्रेशर चाहिए होता है और उसमें कोई सुर का कोई ऐसा वो इतना वो हिलता हुआ है कि वो आप उसको सुर पकड़ना ही बहुत मुश्किल है उस शहनाई के लिए। तो इसमें तो हम लोग क्या है कि इजीली आराम से हम लोग स्वर बजा सकते हैं, उसमें शहनाई को स्वर देना बड़ा मुश्किल काम है। तो वो इसलिए मैंने बांसुरी सीखी। नहीं, इसलिए नहीं, मुझे लगता है कि चूंकि कृष्ण प्रेम कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक ये भी दिखता है। जी जी जी। हाँ। बांसुरी देखिए क्या है ना कि बांसुरी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हर जगह फिट है। चाहे वो गाय चराने वाला हो गांव में, खेत खलिहान में, या फिर फोक म्यूज़िक में, अच्छा। या फिर बॉलीवुड म्यूज़िक में, या क्लासिकल में, या किसी भी आप फोक में चले जाइए, हर जगह फिट है बांसुरी। अच्छा, एक ये बहुत खासियत ये भी है कि इसको अगर मतलब कलाकार लेके अपने साथ जा रहे हैं तो बहुत एफर्ट नहीं है। नहीं तो मैं कई लोगों से मिलती हूँ जिनको सितार और गिटार का फ़र्क भी नहीं समझ में आता है और उनको कैरी करना, इंस्ट्रूमेंट्स को ले जाना, सहेजना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। आई थिंक इट इज़ ईजी ऑल्सो टू। अरे ये तो मैं हाथ में रखता हूँ और अपने हैंड बैग में रखता हूँ, इजीली अपना कैरी होता है। वो किसी को हम उसको चेक इन में डालते नहीं कि टूट गया। अभी कई लोगों का तो सितार इंस्ट्रूमेंट टूटे हुए नज़र आते हैं, तो वो नहीं होता हमारे साथ, इजीली रहते हैं। कहीं भी कोई कहता है कि भैया दिखाओ क्या, मैं तो तुरंत लेके निकाल के बजाने लगता हूँ सिक्योरिटी चेक में। हाँ, तो कुछ ऐसी बात बताइए आप मुझे। एक बार मैं गया जम्मू कश्मीर, ओके। तो वहाँ पे था, गवर्नर हाउस में कार्यक्रम था, तो मैं यहाँ से गया बांसुरी लेकर, तो यहाँ से तो इजीली चला गया। वापसी में लौटने लगा तो मेरी बांसुरी जाने नहीं दी कि आपको चेक इन करना पड़ेगा। मैंने कहा कि नहीं, तो मैं तो हमेशा हाथ में हैंड कैरी करता हूँ, क्योंकि ये डंडे जैसी लगती होगी ना उसमें, हाँ एक्सरे में। तो मैंने कहा ये तो टूट जाएगी। तो वो बहस करता रहा, वो सिक्योरिटी गार्ड जो था, तो उसका हेड दूर से देख रहा था कि क्या हो रहा है। तो एक सरदार जी थे, वो तो दूर से आते थे, भाई क्या हुआ। मैंने बांसुरी निकाली बिना कुछ कहे और एक पंजाबी धुन मैंने बजा दी। अच्छा। और वो क्या हुआ सर जी, इनका ये बांसुरी, अरे जाने दो जाने दो जाने दो। तो क्योंकि बांसुरी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है भाई, इससे क्या किसी का मर्डर हम करेंगे। तो वो सब जगह फिट होता है। हमने तो पता नहीं किसी कंट्री में था मैं, वहाँ पे हम लोग एयरपोर्ट पर शॉपिंग कर रहे थे, तो शॉपिंग करते करते सर ये क्या है, मैंने कहा बांसुरी है। तो सर सुनाएंगे, मैंने कहा कि फिर देखो कंसेशन होना चाहिए शॉपिंग में। तो फिर मैंने बजाया उनके जो उन्होंने, उनके अपना फोक था किसी कंट्री का, तो फिर हमने अपने इंडियन जो गाना हिट था, उन्होंने पूछा, मैंने पूछा कि कौन सा गाना आपको हिट लगता, अच्छा लगता है। तो पता नहीं कोई गाना बजा, मैं गाना बजाता नहीं उतना, लेकिन मैंने थोड़ा तो बजा दिया। फिर शॉपिंग में मुझे डिस्काउंट मिला। लेकिन ये जो डिस्काउंट है ना, कई कलाकारों की ये शिकायत होती है। चलिए आप ही के बहाने से आप जब साथ बैठे हैं तो अच्छा हुआ ये जिक्र हुआ कि मैं ये सवाल उठा सकती हूँ। कई कलाकारों की ये शिकायत होती है कि उनके इंस्ट्रूमेंट्स का ध्यान नहीं रखा जाता है। जब वो पहुंचते हैं, मान लिया कोई अमेरिका पहुंचा तो वहाँ टूटा फूटा मिलता है, सैन फ्रांसिस्को पहुंच गए तो पता चला सितार टूटा हुआ है। हाँ, तो या फिर जैसे मान लिया 2 किलो भी वजन एक्स्ट्रा हो गया तो उनको दे हैव टू पे हेवी प्राइसेस। हाँ, सो एक कलाकार की अपनी कई शिकायतें होती हैं। हाँ, मैं चाहूँगी आप बताएं कि एक कलाकार को और क्या मिलना चाहिए। देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि कलाकारों को एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलना चाहिए, क्योंकि हम हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी भी कंट्री में जाके,
तो हम अपने हिंदुस्तान को बड़ा बना रहे हैं, तो इसको उनको एक्स्ट्रा एफर्ट्स तो ज़रूर मिलने चाहिए। 2-4 किलो अगर बढ़ता भी है तो चलो वो तो छोटी सी बात है, लेकिन उस इंस्ट्रूमेंट का केयर, जो उसका जीवन है, जो उसकी जान है, उसका बहुत बड़ा केयर, बहुत केयर करके लेकर जाना चाहिए। और उसमें कुछ ऐसा टैग होना चाहिए कि उसमें लिखा होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट, तो इंस्ट्रूमेंट किसी भी आर्टिस्ट का हो, चाहे हिंदुस्तान का हो चाहे किसी भी कंट्री का, उसको बहुत ही प्रेम से, जैसे हम प्रेम से रखते हैं, अपने दिल से लगा के रखते हैं, तो वैसे ही केयर करना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। और कुछ एक्स्ट्रा, जैसे कि फास्ट ट्रैक बन गया है अभी आजकल, आपने देखा होगा एयरपोर्ट पे, तो फास्ट ट्रैक है तो जल्दी आता है, तो ज़्यादा केयर करने का भी एक वहाँ पे बनना चाहिए कि ज़्यादा केयर करके इसको लाना है। बिल्कुल। तो ऐसा ताकि उन लोगों तक, क्योंकि वो जान है, उनका रियाज है उन पे, उनकी पूरा जीवन है उस पे, वो टूट जाए बॉडी का, अगर सपोज हमारी बॉडी का कोई भी अंग टूट जाता है तो तकलीफ होती है ना, तो वो तो उससे तो जीवन चल रहा है। अगर हम बात करें, अभी आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि फिल्मों में एक अलग अंदाज होता है, फिल्मों के लिए भी आपने जी किया है, संगीत दिया है। थोड़ा बताइए कौन कौन सी फिल्मों में आपने अपना योगदान दिया और कितना अलग होता है दोनों संगीत कर पाना, अगर आप मंच पे प्रस्तुति दे रहे हैं या फिर बॉलीवुड के लिए, कितना अलग होता है? एकदम अलग होता है। हम स्टेज पे जब बजा रहे हों तो वो तो घंटे भर का प्रोग्राम होता है, तो उसमें हम अपने आप को कहीं ना कहीं अच्छा दिखा सकते हैं। लेकिन बॉलीवुड या लाइट म्यूज़िक में अगर हम देखते हैं तो वो 20 सेकंड 10 सेकंड का ही एक छोटा सा पार्ट होता है, उसमें ही आपको अच्छा दिखाना है। तो वो अच्छा दिखाने के लिए आपको अच्छा रियाज करना पड़ेगा, अच्छा सीखना पड़ेगा, अच्छा फील चाहिए, दिल अच्छा होगा तो फील अच्छा होगा। मतलब वो ज़्यादा डिफिकल्ट है अगर उतने ही देर में आपको 100%। लोग कहते हैं लाइट म्यूज़िक ऐसा, लाइट म्यूज़िक को बुरा फील करते हैं क्लासिकल वाले, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि जितने बड़े कलाकार हैं सबने लाइट म्यूज़िक बजाई है, फिर उसके बाद क्लासिकल बजाया है। तो लाइट म्यूज़िक बुरा नहीं है, लाइट म्यूज़िक बहुत ही मुश्किल है। आप इम्प्रोवाइजेशन, उसमें हर पल इम्प्रोवाइजेशन है। आप 10 सेकंड में आपको छोटा सा पार्ट बजाना होगा और उसमें वहाँ निकलनी है। सो कौन सा आपके लिए चैलेंजिंग था? चैलेंजिंग तो नहीं कह सकता, लेकिन एंजॉय करके मैं बजाता हूँ, उसको एंजॉय करता हूँ और खूब आनंद लेता हूँ। तो बहुत सारी, अब ऐसे तो मैं कौन सी फिल्म की? अब एक थी देवदास, ऐसा कुछ बजाया था मैंने, तो कुछ ना कुछ थोड़ा बैकग्राउंड चलता रहता है, किसी गाने में चलता रहता है, तो काफ़ी सारी है। और फिर अभी हमें तो फिल्म का नाम पता नहीं होता कि कब किस फिल्म में यूज़ हो रहा है, लेकिन जब हम सुनते हैं अच्छा इस फिल्म में यूज़ हो गया, ठीक है। अच्छा, तो आपको ऐसे नहीं बुलाया जाता कि इस फिल्म के लिए हाँ, अब जैसे कि मैं दिल्ली रहता हूँ तो मुझे बॉम्बे से कुछ ट्रैक आ जाते हैं, अब ट्रैक आ गया, उसमें फिल्म का नाम तो लिखा नहीं है, तो ट्रैक भाई ये बैकग्राउंड बजाना है या कोई गाना बजाना है, तो वो बजा के मैं भेज देता हूँ यहाँ से। वो किस फिल्म में यूज़ हो रहा है वो मालूम नहीं होता, हम पूछते भी नहीं कि भाई क्या है, कि इतना क्रॉस क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं आप, भाई आप बजाओ, ख़त्म करो, तो बजा के एंजॉय करके बजा देते हैं। जैसे आप नई पीढ़ी को भी शिक्षा दे रहे हैं जी, तो क्या फ़र्क देखते हैं आज की युवा पीढ़ी और जब आप सीखा करते थे, मतलब कितना फ़र्क आया है? कितना नहीं, बहुत फ़र्क आया है, क्योंकि उस टाइम में ना संगीत को महत्व दिया जाता था, अभी महत्व नहीं है। सीखने का शौक़ तो है, लेकिन उसके पीछे उनके माइंड में पैसा है कि हम इसको सीख के, क्योंकि दूसरा कमाते हुए को देख रहे हैं कि भाई वो इतना पैसा कमा रहा तो हम भी कमाने लगेंगे, लेकिन उसके पहले ये नहीं सोचते कि उसने मेहनत कितनी करी है। जो या फुल टाइम करियर भी नहीं रखना चाहते, नहीं रखना चाहते। एक्चुअली बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि क्या म्यूज़िक क्या, उसके अलावा क्या। अब हम सपोज़ बहुत सारी बातें हैं, मैं ऐसा कहता हूँ कि एक कलाकार पीएम के साथ भी बैठ के लंच डिनर कर सकता है, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन नहीं कर सकता। आप लोगों को तो काफ़ी अवसर मिलते हैं राष्ट्रपति भवन में या हाँ। अभी पीछे मैंने बजाया पीएम के लिए, पीएम मोदी जी के लिए, तो ऐसे कोई कलाकार, कोई बड़ा से बड़ा बिजनेसमैन, बड़ा से बड़ा आदमी भी पीएम के सामने नहीं जा सकता। तो हम लोग को इतना इजी हो जाता है, हम कलाकारों को, कि हमने उस
अच्छा उस लेवल तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत है, तभी पहुंच पाएंगे ना। और फिर कला एक ऐसी चीज़ है, अब संगीत वर्ल्ड टूर हम करते हैं, कोई बड़ा से बड़ा बिजनेसमैन भी वर्ल्ड टूर नहीं करेगा, और फिर किसी और के पैसे के खर्च पे, अपने पैसे के खर्च पे नहीं। कोई हमें प्रमोट कर रहा है, कोई हमें ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो उनके पैसे से हम पूरा वर्ल्ड टूर करते हैं। तो ये सब तो बहुत पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, जो पॉइंट्स हैं। हाँ। तो इसके लिए आपको, लेकिन उसके लिए एफर्ट्स कितने हैं, आप उसके पीछे अपने आप को पूरा इतना अंदर घुसना पड़ेगा संगीत के लिए, अदरवाइज नहीं होगा। कि हम सोचे कि आ जाएं और 2 मिनट बजाया और 4 मिनट मैंने मोबाइल देखा। नहीं, जैसे कि आप मतलब एक तो ऐसी परंपरा, जब घर में पिता गुरु सामने हो तो जाहिर सी बात है तब प्रेशर ज़्यादा बिल्ड हो जाता है कि और घंटे रियाज करो, ज़्यादा करो। लेकिन अब जब एक सफल सक्षम कलाकार के रूप में आप स्थापित कर लेते हैं खुद को, तो कहीं ऐसा कभी मन में आता होगा कलाकारों के कि चल अब तो मैंने जीवन में बहुत कुछ कर लिया, अब इतने घंटे रियाज क्यों करना? या उतनी ही शिद्दत से अभी भी रोज़ कुछ नया, कुछ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है? अपने आप को मेंटेन करने के लिए आपको रियाज करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम एक दिन रियाज नहीं करते तो 10 दिन पीछे जाते हैं। ओह, ये संगीत में ये है। आप किसी भी कलाकार से आप पूछिएगा कि अगर सपोज एक दिन रियाज नहीं किया तो 10 दिन पीछे चला जाता है, क्योंकि ये इसमें कुछ ना कुछ डेली ना डेली नया ही है, डेली नया है, और एक खालीपन सा महसूस। खालीपन। तो मैं अभी भी रियाज करता हूँ। पहले मैं 12-12 घंटे रियाज करता था, लेकिन अब नहीं भी करते करते 2 घंटे सुबह, शाम को अगर समय मिल गया तो 2 घंटे शाम को भी। मतलब वैसे बांसुरी तो बजती रहती है कहीं भी जा रहा हूँ तो, लेकिन रियाज के नाम पे इतना तो ज़रूरी है। और फिर उस टाइम मोबाइल से आपको संन्यास लेना पड़ेगा। नहीं तो लोग करते हैं कि गुरुजी मैं पूछता हूँ अपने स्टूडेंट से कितना रियाज किया, गुरुजी 1 घंटा बैठा था सुबह। मैंने कहा अच्छा, तो मोबाइल कहाँ था? गुरुजी साथ में था। तो 1 घंटे में कितना निकला? मुश्किल से 10 मिनट। क्योंकि हम रियाज कर रहे हैं तो हम साधना नहीं कर रहे हैं। साधना मीन्स डूबना। हमने सा बजा दिया, उसके बाद तुरंत मोबाइल पे घंटी बजी, उसमें चले गए, तो वो टूट गया। हम डूबे कहाँ? वो डूबना नहीं होता आज की डेट में बच्चों को। तो जब तक डूबेंगे नहीं तब तक तैरेंगे कैसे? इतना मतलब ये एक तो इसके लिए साधक बनना पड़ता है। साधक बनना पड़ेगा। और मोबाइल से जितने भी आजकल हैं सोशल मीडिया, मोबाइल की वजह से बहुत बच्चे टाइम ख़राब कर रहे हैं। मैं तो इतना ही कहूँगा, क्योंकि अगर कुछ करना है त्याग तो करना पड़ेगा, किसी भी सब्जेक्ट पे हो। नहीं, आप जैसे कितने प्रतिष्ठित कलाकारों से मेरा मिलना होता है, और उनका यही कहना होता है कि मतलब जहन में, यहाँ आप पंडित बिरजू महाराज जी के बारे में भी सुना था, उनसे भी मिली थी मैं, कि मतलब सोते समय भी उंगलियां पैर हिल रहे होते थे, चल रहे होते थे। हाँ, सो मतलब ये इतनी तल्लीनता कि मतलब आप सो रहे हैं, जाग रहे हैं, सांस ले रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, हर समय आपके जहन में सिर्फ और सिर्फ संगीत और साधना। ये होना ही चाहिए। जब सपोज मैं अब कहीं से निकल के मैं गाड़ी तक जा रहा हूँ तो मेरी ये उंगली, ऐसी उंगली चलती रहती है, ये चलती ही रहती है। उसमें माइंड में अगर हम संगीत कर रहे हैं तो वो किस राग में उंगली चल रही तो वो चल रही है, कि कोई चीज़ हमारे अंदर है और उसको हमें निकालने की कोशिश करो, तो घर जाके मैं बांसुरी में उसको निकालने की कोशिश करूँगा, इसलिए उंगली चल रही है। तो वो बहुत ज़रूरी है। मैं बताता हूँ, जब मैं यहाँ स्ट्रगल कर रहा था, 90s की बात है, तो बस स्टैंड पे बैठा हुआ हूँ एंड कुछ तिहाइयाँ चल रही हैं, उंगली में चल रही हैं, आधा पौना घंटा निकल गया। लोग ये बंदा अपने आप ही उंगली चला रहा है, क्या कर रहा है ये? तो किसी ने, भैया कहाँ जाना है? मैंने कहा वहाँ जाना है। अरे वो तो कितनी 4 बस निकल गई, आपने देखा नहीं? मैंने कहा अच्छा। तो वो उसको मतलब आप लीन हो गए उसमें। तो ऐसे ही होना चाहिए। गजब। इसके बिना संभव नहीं है ये मुकाम हासिल कर पाना। आपने जिक्र किया कि मोदी जी के सामने आपने अभी कुछ दिनों पहले बांसुरी बजाई, उनका रिस्पांस कैसा था? संगीत की समझ कितनी थी? क्या कहा उन्होंने? वो बहुत ही प्रेम करते हैं संगीत को,
और हर किसी को वो आके ज़रूर मिलते हैं और अप्रिशिएट करते हैं, और मतलब इतना हौसला बढ़ाते हैं कि लगता है कि बस अब और घर जाके मैं रियाज़ करूं और अच्छा करूं, और नेक्स्ट कब हमें बुलावा आ जाए। तो वो उनका बहुत बड़प्पन है, वो हर किसी को, मैं खासकर मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मुझे ही आके किया उन्होंने, लेकिन वो आते हैं, प्रोग्राम सुनते हैं, फिर उसके बाद स्टेज पे आते हैं और मिल कर जाते हैं, फिर जल्दी आपसे मुलाकात होती है, ये शब्द होता है उनका। वाह, तो ये बड़ी बात है हमारे लिए। हमारे प्रधानमंत्री ऐसा कह रहे हैं, और फिर संगीत को इतना बढ़ावा दे रहे हैं, वो भी इंडियन क्लासिकल को। फोक और दूसरा चीज़ तो ठीक है, उनको भी करते ही होंगे, लेकिन इंडियन क्लासिकल के लिए वो आकर मिलना और फिर कहते हैं कि बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी, ये शब्द मुझे और ज़्यादा प्रेरित कर देता है कि भाई कुछ और करना चाहिए और भी कुछ होना चाहिए। तो अजय जी, जैसा कि अब हम लोग ऐसे मोड़ पर हैं जहाँ नया साल जी तैयार है, और नया साल पे क्या नया सुनाएंगे आप? नया साल पे है तो बांसुरी वही पुरानी, लेकिन नया लेकिन इससे हर रोज कुछ नया निकलता है, पुरानी बांसुरी तो है जी। अब देखिए, अभी मेरा एक नया, मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। अभी मैंने बुलबुल तरंग एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके साथ डुएट किया, जो कभी किसी ने नहीं किया। ये कहाँ का इंस्ट्रूमेंट है बुलबुल? ये इसको हम लोग यहाँ के लैंग्वेज में बैंजो बोलते हैं। हाँ, बैंजो सुना है। उसका ओरिजिनल नाम बुलबुल तरंग है। ओह, तो उसके साथ डुएट कभी किसी ने नहीं किया, और वो मैंने अभी रिकॉर्ड करके डाला भी है। तो वो कुछ एक्सपेरिमेंट होता ही रहता है। तो नए साल के लिए वो भी नया था मेरे लिए। तो अब जैसे अब नया साल है तो कुछ हैप्पी सा होना चाहिए। हाँ। हाउ ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा। तो लगे कि भाई कि नया साल आ रहा है, कुछ उमंग तो होनी चाहिए, खुशी तो होनी चाहिए। वाह, बहुत सुंदर। अभी मेरे मन में एक सवाल आया कि बांसुरी को भी के भी कुछ पार्ट्स होते हैं, मतलब उनके जैसे हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं जी। कुछ इनको भी कहते हैं? इनका पार्ट देखिए, अब देखिए ये है, अब ये इस आधे पार्ट से हमारे सारे गामा बज रहा है। अब ये नीचे वाली फिंगर से अलग दूसरे पार्ट से, तो अलग अलग पार्ट से अलग अलग स्वर निकल रहे हैं। ओके, जैसे इनके कुछ नाम है, हेड, टेल, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ सरगम है, सारे गामा पधा निसा। अब हमारे शरीर में अब देखने के लिए आंखें हैं, नाक है, सूंघने के लिए मुंह है, बोलने के लिए इनका यहाँ पे मुंह है, बाकी ये आंखें, नाक, जिसको भी आप कुछ भी कह सकते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त निकाला। थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। बहुत अच्छा लगा कि आज अजय जी स्टूडियो तक आए और अपनी जीवन यात्रा हमारे साथ शेयर किया, साझा किया। बहरहाल अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे आपसे एक नई हस्ती के साथ। अभी आप मुझे दीजिए इजाज़त। हाँ, और आपसे ये अनुरोध करना चाहूँगी कि हमारे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, ताकि जो संगीत प्रेमी हैं, जिन्हें संगीत में रुचि है, उनको बहुत कुछ सीखने को मिले। धन्यवाद।